डरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी यानी DSDBO रोड से पहले भारतीय सुरक्षा बलों को ये दूरी आमतौर पर पैदल तय करनी होती थी, जिसमें 2 से 3 हफ्ते तक लग जाते थे। सर्दियों में भीषण ठंड और बर्फ, तो गर्मियों में श्योक नदी का तेज बहाव सफर को और मुश्किल बनाता था। पानी का इस्तेमाल कैसे करते, क्योंकि हमें बार बार यहाँ बताया जाता है कि वाटर ड्रिल आपको करनी है, लगातार आपको पानी पीना है, पानी कैसे पिलाते हैं? आप खुद यहाँ पे अभी खड़े हैं और थोड़ी देर में हम SSN जाएंगे, आपको पता लगेगा डिहाइड्रेशन एल्टीट्यूड की एक प्रॉब्लम है। पानी सर्दियों में यहाँ पे जो नदियाँ बहती है, नदियों पे जाके उनको खोद के उनके ऊपर आइस की परत निकाल के उसके अंदर से पानी निकालना पड़ता है, और रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर एक नॉर्मल इंसान की बॉडी के इस एल्टीट्यूड में बहुत ज़्यादा है। देखो, जो आपने सही पॉइंट उठाया है कि सर्दियों में पानी की ड्रिल ही इतनी इंपॉर्टेंट है। जो नॉर्मल चीज़ जो नीचे एक गिलास में पानी भर के टैप खोल के आप पी सकते हो, उसके लिए 2 से ढाई घंटे की मेहनत, जिसमें जवान अपनी पोस्ट से जाता है, वाटर सोर्स तक खोलता है, निकालता है, आइस खोलता है, पानी वापस लेके आता है। अगर वो थोड़ा लेट हो जाता है तो वही पानी फिर से आइस बन जाता है, उसी आइस को वापस पिघालना पड़ता है और उसी वो पानी को इस्तेमाल करना पड़ता है। और वो गर्म पानी कितनी देर तक उसके हाथ में गर्म रहेगा? गर्म पानी मैंने SSN में कहीं देखा नहीं। मतलब अगर आप उसको जैसे एक आध बार हमने देखा है कि लोग थर्मस फ्लास्क में खौलता पानी करके ऊपर निकालते हैं और वो बर्फ बन के गिरता है। ये आपने जिनसे भी बात की है यहाँ पे, आपकी बात सही है। इतना लो टेम्परेचर हो जाता है कि आप अपनी चाय को अगर ऊपर फेंको, जब तक वो नीचे आके गिरती है तो क्रिस्टल आइस के हो चुके होते हैं ज़मीन पर। इस टेम्परेचर में -56 डिग्री टेम्परेचर में शरीर कैसे रिएक्ट करता है? शरीर -56 डिग्री टेम्परेचर के लिए नहीं बना ह्यूमंस का, इसलिए इंडियन आर्मी एक प्रोसीजर, हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, हमारा प्रोसेस है एक्लिमेटाइजेशन का। हर स्टेज पे हम एक्लिमेटाइज्ड होते हैं, अपनी बेसिक ट्रेनिंग करते हैं, अपने आप को इतना फिट रखते हैं ताकि ये ह्यूमन बॉडी उस एल्टीट्यूड जो 18,000 फीट से ऊपर है और -55 डिग्रीज टेम्परेचर पे अपना ऑपरेशनल टास्क कर सके। इसके लिए बेस्ट क्वालिटी का इक्विपमेंट, बेस्ट क्वालिटी की क्लोथिंग और खाना प्रोवाइड किया जाता है। इंसान बहुत जल्दी ढल जाता है हर चीज़ में, लेकिन मशीन ढाली नहीं जा सकती। कैसे वहाँ पर मशीनें, क्योंकि वहाँ पर जो गाड़ियाँ इस्तेमाल होती होंगी उनके अंदर का फ्यूल भी जम जाएगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, चाहे फ्यूल हो या कूलेंट हो, इन स्पाइट ऑफ यूजिंग एडिसिव टू फ्यूल या कूलेंट, वो गाड़ियाँ इतने लो टेम्परेचर पे ऑपरेट नहीं कर सकती। ऑपरेट क्या करता है? काली इंसान की ये विल इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है जो ऐसे दुर्गम इलाके में ही पता चलती है। तो मुझे गर्व से ये बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि इस हाई एल्टीट्यूड और इस लो टेम्परेचर में भी जहाँ की मटेरियल ख़राब हो जाता है, ये मैन या आदमी और हमारा सोल्जर ही है जो अपना पूरे टास्क अपनी ईमानदारी से पूरे करता है। गाड़ी कैसे फिर स्टार्ट कैसे करते हैं? जम जाता है तो कैसे स्टार्ट? हम लोग उन्हें कहानियाँ ये भी सुनी है कि अगर आप चाय मग में डालें तो वो जम जाती है। जैसे हम जिस टेम्परेचर की हम बात कर रहे थे, गाड़ियाँ स्टार्ट करने से पहले नीचे आग लगानी पड़ती है, उसकी फ्यूल पाइपलाइन को उस टेम्परेचर पे लाना पड़ता है, स्पेसिफिक हीटर यूज़ करने पड़ते हैं। जो नॉर्मल राशन, फ्रेश राशन, टमाटर की बात आपने की थी, एकदम सही बात है वो, कि इस टेम्परेचर में टमाटर एक क्रिकेट बॉल जैसे जम जाता है, पत्थर जैसे स्ट्रॉन्ग। हाँ, उसे आप खा नहीं सकते, आप उसे गर्म करेंगे उसका टेस्ट खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से अलग अलग चीज़ें हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मटेरियल भी काम छोड़ देता है। ये खाली मैन है या वो फौजी है जो वहाँ पे डटा हुआ है जो ये काम कर सकता है। चीन ने 1962 में दौलत बेग ओल्डी पर भी कुछ दिनों के लिए कब्जा कर लिया था। हालांकि बाद में भारत ने यहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप बनाई जो 16,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर है। लेकिन 1965 के बाद अगले 42 सालों तक यहाँ किसी एयरक्राफ्ट की लैंडिंग नहीं हुई। 31 मई 2008 में भारतीय वायुसेना ने यहाँ एक AN-32 एयरक्राफ्ट उतारा। अप्रैल 2013 में यहाँ चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा के अंदर घुसकर अपने टेंट लगा दिए और भारतीय और चीनी सेनाएं एक दूसरे के सामने डट गईं। 2013 अगस्त में ही भारत ने अपने सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट विमान C-130J सुपर हरक्यूलिस को दौलत बेग ओल्डी की हवाई पट्टी पर उतार दिया। हम इस वक्त DSDBO रोड पर चल रहे हैं, यानी दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड। ये हिंदुस्तान का आखिरी गांव श्योक है, जो कि श्योक नदी के किनारे बसा हुआ है। श्योक का अर्थ लद्दाखी भाषा में सौरो यानी दुख होता है। ये नदी साल के ज़्यादातर महीने
पूरी तौर पर जमी हुई रहती है। और उस वक्त यहाँ से 250 किलोमीटर की डीबीओ तक की दूरी अब से कुछ साल पहले तक भी जमी हुई नदी के ऊपर चलकर ही पूरी की जाती थी। अब हालात बदल रहे हैं और ये रोड डीबीओ तक पहुंचने का ये रास्ता काफ़ी हद तक इसको बना दिया गया है। काफ़ी इसका बहुत सारा हिस्सा, लगभग आधा हिस्सा मेटेलिक यानी कि पक्की सड़क हो गई है और उसके आगे का जो सड़क है वो रफ़ सरफेस है, लेकिन फिर भी ऐसी सड़क है कि अच्छे वेदर में अगर शायोक का गुस्सा उसके ऊपर ना उतरे तो उसको पार किया जा सकता है और गाड़ियाँ दौलत बेग ओल्डी तक जा सकती हैं। दौलत बेग ओल्डी में भारतीय सुरक्षा बलों के सामने उत्तर में चीन की सीमा है तो उत्तर पूर्व में चीन के अवैध कब्जे वाला अक्साई चिन। सियाचिन के बाद ये भारत की उत्तरी सरहद में भारतीय सेना की सबसे एडवांस लोकेशन है। अगर पाकिस्तान और चीन के अवैध कब्जे वाले इलाकों को देखें तो अंदाजा लगाना आसान है कि यहाँ हर हाल में सुरक्षा बलों का रहना क्यों जरूरी है। मैं लद्दाख रेंजेस छोड़कर अब काराकोरम रेंजेस में जाऊंगा। काराकोरम द्वार नाम के जिस सस्पेंशन ब्रिज से मैं शायोक नदी पार करूंगा वो दुनिया का सबसे ऊंचा सस्पेंशन ब्रिज है, 11,880 फीट की ऊंचाई पर। लद्दाख रेंजेस में आपको कहीं कहीं सूखे पहाड़ों के बीच हरियाली के दर्शन हो भी जाते थे, लेकिन काराकोरम रेंजेस में कहीं हरियाली का एक तिनका तक नहीं है और ये हालात यहाँ से 250 किलोमीटर आगे तक हैं। लेकिन ये आगे ही वो जगहें हैं जहाँ चीन और पाकिस्तान आपस में मिल सकते हैं और इसलिए भारतीय सेनाएं यहाँ हर मौसम में हर हाल में तैनात रहती हैं, यहाँ से 250 किलोमीटर आगे तक। हम गर्मियों के उस मौसम में यहाँ आए हैं जब शौक का उफान अपने चरम पर होता है और इसमें फंसने पर बड़ी से बड़ी गाड़ी का क्या हाल होता है आप खुद देखिए। बॉर्डर एरियाज़ में सिर्फ दो ही चीज़ वहाँ पर रहते हैं, एक तो सिविल पॉपुलेशन और एक इंडियन आर्मी। जैसे 47-48 से लेकर आज तक उस टाइम तो इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं था। आज के दिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो ज़मीन पे आ चुका है वो किसी भी देश से कम नहीं है। इस इलाके में हर एक जगह के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड हो या हमारे रहने के लिए बैरक्स हों, हमारे रहने के लिए शेल्टर्स हों, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से पिछले कुछ सालों से आया हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि इतने मुश्किल हालात में भारत के इस आखिरी सिरे पर तैनात सैनिकों का हौसला कौन सी ताकत बढ़ाती है, तो इसका जवाब है जवान के साथ खड़ी यहाँ की आवाम। जब हम दुश्मन से अगर मुकाबला करना है तो अगर सिविल पॉपुलेशन उस इलाके की आपके साथ नहीं है तो आपको थोड़ी मुश्किल का सामना आ सकता है। तो इसलिए बॉर्डर एरियाज़ में फ़ौज को सिविल की मदद किसी भी लिहाज से अगर उनको चाहिए वो करनी चाहिए, लद्दाख में और सिविल पॉपुलेशन भी फ़ौज की मदद उसी ढंग से करती है जैसे आर्मी उनकी मदद करती है। हिंदुस्तानी फ़ौज और लद्दाखियों को तो सर बिल्कुल, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ सर, हर लद्दाखी सिविल जो है बिना वर्दी के फ़ौज हैं। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम हिंदुस्तान के सरताज पे रहते हैं। यहाँ दरिया सिंध भी बहता है, हिंदुस्तान को जो नाम मिला है इस दरिया सिंध से मिला, आज दरिया सिंध भी यहाँ बहते हैं और यहाँ विराजमान जो है हिंदुस्तानी फ़ौज है। सर हम कंधे से कंधे मिला के बैठते हैं सर। हम खुद को, कोई लद्दाखी अपने आप को आर्मी से अलग नहीं समझता सर। ये आपकी मेरे बॉडी लैंग्वेज में आपको भी नज़र आ रहा होगा। हम नहीं डरते हैं, इसलिए जो है ना हमारा लोग वहाँ बॉर्डर पर जाके घोड़े पर राशन लोड के, एम्यूनिशन लोड करके, टेंट लोड करके जवानों को हौसला देते। हम भारत की सरजमीन पर हम भी कुर्बान देने के लिए तैयार हैं। जिस रास्ते में, जिस जगह तक पहुंचने के लिए भारतीय सैनिकों को 18 से 20 दिन लगते थे, जिस जगह को 1962 में खाली करना पड़ा था बहुत सारे भारतीय सैनिकों की कुर्बानी के बाद, वो रास्ता, वो जगह अब दूर नहीं रही। बहुत आसानी से वहाँ तक पहुँचा जा सकता है, न केवल आसमान के रास्ते से बल्कि ज़मीन के रास्ते से भी। कैमरामैन दीपेंदु दे के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, सब सेक्टर नॉर्थ। यहाँ पर आपका ज्ञानवर्धन करने के लिए दो ज़रूरी बातें भी बताना चाहता हूँ। माना जाता है कि 16वीं सदी में तुर्किस्तान के यारकंद शहर का एक धनवान व्यक्ति यहाँ से गुजर रहा था। उस व्यक्ति का नाम दौलत बेग था, लेकिन काराकोरम दर्रे से उतरने के बाद उसने यहीं पर दम तोड़ दिया था और इसी वजह से इस जगह का नाम दौलत बेग ओल्डी रखा गया। इसका मतलब होता है
दौलत बेग की मृत्यु हो गई है। कहते हैं उसे अपने खजाने के साथ यहीं पर दफना दिया गया था। हालांकि आज तक कोई भी उसकी कब्र ढूंढ नहीं पाया है। और काराकोरम किर्गिज भाषा का एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है काली भुरभुरी मिट्टी। सुरक्षा कारणों की वजह से हम इस इलाके के बारे में ज्यादा जानकारियां आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, खासतौर पर वो जानकारियां जो संवेदनशील हैं। हालांकि काराकोरम पर्वत श्रृंखला और दौलत बेग ओल्डी के बारे में जो कुछ भी आपने आज देखा, उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की सुरक्षा के लिए हमारे देश के सैनिक कितनी मुश्किल जगहों पर तैनात हैं। एक ऐसा इलाका जहां न सिर्फ सैनिकों को प्रकृति से जंग लड़नी पड़ती है, बल्कि चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों से भी हर वक्त सावधान रहना पड़ता है।